वक्फ संशोधन बिल, इसी पर सियासी आर पार, यही आज हुंकार का मुद्दा। लगभग 3 घंटे की चर्चा के बाद संसद में ये जो बिल है वो सरकार ने ज्वाइंट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रख दिया। ऐसा करके सरकार ने बिल को लेकर मतभेदों को दूर करने के लिए व्यापक चर्चा का रास्ता खोला, लेकिन साथ साथ कम से कम 2 सहयोगी यानी टीडीपी और एलजेपी की मांग भी सरकार ने मानी, क्योंकि उन्होंने बिल का समर्थन तो किया, साथ ही साथ कमेटी के पास भेजने का सुझाव भी दोहरा दिया। यानी फिलहाल कुछ महीनों के लिए यह बिल लटक गया। आज इसी बिल को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा, लेकिन पहले पक्ष विपक्ष के बीच छिड़े आर पार को देखिए। 1976 में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया। This bill is a fundamental attack on constitution. Whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir? मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जो अमेंडमेंट बिल है ये अल्पसंख्यक जो मुसलमान में जो कमजोर वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा, अल्पसंख्यक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा। We believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस तरह की कोई बात आप नहीं कर सकते हो। जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। तो आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, डॉक्टर तस्लीम रहमानी अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फिरोज वक्त अहमद साहब, पूर्व चांसलर मानू के। बहुत स्वागत आप सभी का। सरकार की तरफ से आज सदन में यह कहा गया कि साहब ये हक देने वाला संशोधन जो इस कानून में किया जा रहा है, तो फिर ये जो विधेयक है वो ज्वाइंट कमेटी के पास क्यों भेजना पड़ा सर? नंबर नहीं थे सरकार के पास, या फिर आप लोगों को भी इस बहस चर्चा के दौरान इसमें सुधार की गुंजाइश लगी? देखिए रोमाना जी, 3-4 चीज कहते हैं। यहाँ पर जो पैनल में 7 लोग हैं उसमें से 5 लोग तो मुस्लिम ही हैं, और अगर अनुराग भदौरिया जी को भी जोड़ ले तो 5.5 लोग हैं कम से कम। तो बात तो सब समझते होंगे। ये मैं आपको फिर से खुल के कह रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है संशोधन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को फायदा करने वाला है। मुसलमान का पैसा है, मुसलमानों के लिए पैसा है, और फायदा भी मुसलमानों को होगा। इस पर किसी का अधिकार ना है और ना कोई अधिकार जताना चाह रहा है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 9 लाख से ज्यादा करोड़ की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, और आपको मालूम है आप अपने पैसे 1000 रुपया को जाके डाल दीजिए बैंक अकाउंट में और बोलिए कि 1000 रुपया जो है 2 रुपया दे, साल के बाद सिर्फ 1000 रुपये में 2 ही रुपये मिलेगा। मतलब आपको अर्निंग देखिए तो जरा सा 0.02% ये संपत्ति जो है 9,75,000 करोड़ की संपत्ति 200 करोड़ रुपया भी नहीं कमाती है। मतलब कहीं ना कहीं साठ घाट के साथ ये पूरी संपत्ति कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम उस एंजॉय करने वालों को एंजॉय नहीं करने देंगे। ये गरीबों के लिए है। वक्त पर आप समझती होंगे रुमाना जी, गरीबों के लिए, गरीबों को ही फायदा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसके कितने सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से अपने फायदे के लिए, अपना जो फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। आप देखिए कर्नाटका में जाफर शरीफ से लेके कई ऐसे लोग हैं कि उसमें के रहमान भी हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया, और इतने बड़े बड़े लोगों ने फायदा उठाया। मैं खुद कह रहा हूं आपको,
मैं अपने परिवार के एक सदस्य के लिए जो जानकार थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मेरी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड ने ली है। एक बच्ची जो जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, उस बच्ची की प्रॉपर्टी वक्फ ने, बिहार में मैंने कितने जूते घिसे उस बच्ची के लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया प्रॉपर्टी। क्यों? कि वहां का जो मुखिया है वो कहीं ना कहीं दलाली कर रहा था। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप वही तारीख से गिना रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जॉइंट कमेटी के पास क्यों भेजना पड़ गया? नंबर नहीं, देखिए नंबर नहीं, नंबर है, इसमें सुधार की गुंजाइश लगी, नंबर है, लेकिन हाँ। जो लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो इसके पीछे कोई मकसद है, तो लो भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस करके ले आओ। कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक पॉइंट भी नहीं, इसलिए इसमें चेंज करने लायक कुछ नहीं है। अगर गरीबों का हक मारना है तो कोई मुसलमान खड़ा होकर कह सकता है हाँ गरीबों का हक नहीं मिल रहा है। एक तो मुझे लगता है 9,75,000 थोड़ा ना कंफ्यूजन हो जाता है जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जाती है। हमें ये क्लियर रखना चाहिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अलग होती है और पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी अलग होती है। ये जो मामला है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं गया, जॉइंट कमेटी के पास गया है ना। मतलब बहुत जगह दरअसल ये शायद शब्दों के फेर की वजह से बहुत से मीडिया हाउसेस में भी और चैनल्स पर भी और खबरों में भी गलत चल रहा है। बस जानकारी सही जाए, क्योंकि एबीपी न्यूज हमेशा सही जानकारी देता है और इसीलिए हम लोग जॉइंट कमेटी चला रहे हैं। जी जी रुमाना जी, आपकी बात बिल्कुल जो है वो सही है, और इसीलिए अध्यक्ष जो है वो अभी कमेटी बनाने वाले हैं। कमेटी में चर्चा की गई, कमेटी रिपोर्ट देगी और ये पूरे तौर से, इस रिपोर्ट के बाद ये पूरे तौर से संशोधन बिल पास होगा। लेकिन मैं 3-4 बातें कह रहा हूँ, रहमानी साहब भी हैं, हमारे और भी लोग भाई लोग हैं, एएमआईएम के भी स्पोक्स पर्सन। क्या इस संपत्ति में 9,75,000 करोड़ में, भदौरिया जी को छोड़िए और मुन्ना जी को छोड़िए, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 200 करोड़ रुपया होना चाहिए? क्या गरीबों को इसका फल नहीं मिलना चाहिए? क्या अंबानी का घर वक्फ प्रॉपर्टी पे बनना चाहिए? क्या ऐसे बड़े बड़े के रहमान साहब मंत्री हैं, वैसे लोग, उन लोगों का उन लोग जो है, मैं जवाब लेती हूँ, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करके पैसा बना सकते हैं। ये गरीबों का हक है, गरीबों को मिलना चाहिए और गरीबों के लिए हो रहा है। ये जो बात आपने कही है मैं वारिस पठान जी के पास लेकर चलती हूँ। वारिस पठान जी, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली सैयद जफर इस्लाम साहब ने फायदे गिनाए इसके। अब आप मुझे बताइए विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा था, जफर साहब ने बताया कि मुसलमानों के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। कब से फायदे की बात करने लग गए? मुसलमानों का फायदा आपने जब नहीं देखा जब लोकसभा के अंदर चुनाव चला था। अभी कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया आपने, कितनों को मिनिस्टर बना दिया। पहली मर्तबा आज़ादी से अब तक ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। ये तुम फायदा देख रहे हो? जब बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को उड़ा दिया जाता है बिना नोटिस बिना सबूत, तब फायदे नुकसान नहीं देखते। रुमाना जी, ये बिल जो अमेंडमेंट का डाला है लोकसभा जो लोग ने पार्लियामेंट में, ये पर से इलीगल है, बैड इन असंवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 15 का, आर्टिकल 26 का, जो रिलीजन प्रैक्टिस करने के पावर देता है। आप तो पूरे संविधान का कत्ल, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हो। नियत सरकार की 10 सेकंड आप जैसा उनको सुने रुमाना जी, मेरी बात कर ले। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जिस तरीके की कमेंट दे रहे हैं ना, वो आज हमने लगातार एबीपी न्यूज पर दिखाए हैं, है ना। जो सदन के अंदर चर्चा हो रही थी वो भी हमने दिखाई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप स्पेसिफिक पॉइंट बताइए, एक पॉइंट बताइए, मैं उस पर चर्चा कर लूंगी। आपको आपत्ति, एक पॉइंट बता दीजिए जिस पर आपको आपत्ति है इसी संशोधन पे जो सरकार लेकर आ रहा था। वो कौन सा पॉइंट है जिस पर आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है, बताइए। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 से 30 वो छोड़ दीजिए ना सर, सीधा पूरे के पूरे पॉइंट पे। हाँ, एक पॉइंट बताइए ना, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ छोड़ नहीं सकते। नहीं, सुनिए पढ़कर आए ना तो बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसा छोड़ नहीं सकते किसी पॉइंट को। हाँ। हमको आपत्ति है ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसमें सरकार की जो नियत है, नियत में ही खोट है। बीजेपी और आरएसएस तो पहले से ही मुसलमानों से नफरत कर रही थी। इनको हमारे खाने पीने से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे, सबसे नफरत थी। अब इनकी नजर थी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा। कि मुसलमानों के पास वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी क्यों? अरे भाई, अगर हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से जगह दी है, वक्फ करने के लिए दी है मुतवली, तो आपको क्या तकलीफ है? और वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसा क्यों दे देता है? हथियाने का रास्ता बन जाएगा अगर ये संशोधन आ गया, है ना। जफर इस्लाम साहब, आप नोट करते रहिएगा क्योंकि जवाब आपको देना होगा। जी, लोग सुनना चाहते हैं, सुनिए रुमाना जी, लोग सुनना चाहते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों ऑब्जेक्शन है। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर एक्सपर्ट है वक्फ के अंदर, आप बोलिए, मैं सुनूंगा। नहीं तो आप बताइए ना सर, आप तो आरएसएस, खाना पीना, कपड़ा, आप तो सब पर जा रहे हैं। अरे आप तो बोलने नहीं दे रहे हो ना, आप एक तो क्या बोलूं, काहे की बात करूं?
पेरिस ओलंपिक की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वक्फ पे बात करने आया, वक्फ के बिल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं तो उसी पे बात कर रहा हूं, मैं किस चीज पे बात नहीं कर रहा हूं बताइए आप मेरे को। मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आपको मेरा पॉइंट अगर समझ में आ रहा है समझिए, दर्शक समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारा सीधा बोलना है, जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तो फिर सरकार को दखलबाजी करने की क्या जरूरत है? अब एक कलेक्टर आएगा, सर्वे करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप सुनिए, महाराष्ट्र, इंडिया में काफी स्टेटों में तो बीजेपी के राज है। वक्फ के मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। हाँ, तो फिर कहां से एम्बिग्युइटी आ गई? आप जैसे हिंदू एंडोमेंट है, जफर साहब को पूछिए, उसके अंदर क्या कोई मुसलमान को एंट्री मिलेगी? चार कर्नाटका तमिलनाडु के अंदर क्या मिलेगी क्या एंट्री? चार धाम के अंदर क्या किसी मुसलमान को एंट्री मिलेगी? हमारे सिख भाइयों का एक है सिख प्रबंधक कमेटी, उसमें भी मुसलमान को एंट्री नहीं है। तो वक्फ के अंदर क्यों एंट्री? मेरे ईमान में, मेरे कुरान में, मेरे धर्म में मुझे क्या करना उसका फैसला दूसरे करेंगे या हम लोग करेंगे? हमको पता है वक्फ के अंदर क्या है, मगर आपकी नीयत है। और अगर एक मुसलमान ने वक्फ किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करके करते हैं ना, आपको तो इतना तो पता होगा। पहले डॉक्यूमेंट जाता है, उसके बाद में उसके पेपर के एंट्री। अरे 8 लाख से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, आपको पता भी है कि नहीं पता है? वक्फ की प्रॉपर्टी 8 लाख से ज्यादा तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, आपको नहीं पता है क्या? अरे है, हर जगह एंट्री है, आपको नहीं मालूम है क्या? बड़ी विस्तार से आपकी जो मैडम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। और अनुराग जी, सवाल सुनिएगा और जो सवाल पूछूं उसी का जवाब दीजिएगा। आपने भी सुना होगा अभी वारिस पठान साहब को, उन्होंने कहा कि साहब ट्रिब्यूनल है तो फिर दखल अंदाजी की क्या जरूरत? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि लगातार देश के संविधान को लेकर सबसे ज्यादा तो आजकल अगर किसी ने परचम उठाया हुआ है तो कांग्रेस के बाद वो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है। आप मुझे बताइए कि ट्रिब्यूनल का रिव्यू ही ना हो पाए, इसे संवैधानिक माना जाएगा? अगर ट्रिब्यूनल का रिव्यू, ये संशोधन अमेंडमेंट कहता है कि साहब हाईकोर्ट के प्रीव्यू में आएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या ये सही मान रहे हैं आप? अच्छी बात है कि आप हमको समझ रहे हैं कि कांग्रेस के बाद कोई उठाता है तो समाजवादी उठाती है, तो इसलिए मुझे बोलने दीजिएगा कम से कम, जैसा मौका आपने दूसरों को दिया। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है, लेकिन वो अपने नंबर बनाना चाहती है। वो नंबर बनाने के चक्कर में सारा खेल खराब कर रही है। उसकी देखिए क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की। इधर वो सारी जमीनें, चाहे रेल बोर्ड की जमीन हो, चाहे रेलवे की जिसको जमीन बोलते हैं, चाहे डिफेंस की जमीन हो, चाहे नजरुल की जमीन हो, चाहे नजूल की जमीन हो जिसको अभी कह रहे थे, या वक्फ बोर्ड की जमीन हो, ये सारी जमीनों पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने उसका नाम रख दिया है भारतीय जमीन पार्टी हो गई है। ये सारी जमीनें लेके और अपने कुछ चहेते लोगों को देने के चक्कर में पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधी बात करता हूं, आप क्यों दूसरों की जमीन हथियाने के चक्कर में, क्यों भाई आप क्यों हथियाना चाहते हैं जमीन? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड में जो लोग जमीन देते हैं वो तो वहाँ सोशल वर्क के लिए जमीन देते हैं, वो तो उनके वो जो जमीन उसको वक्फ बोर्ड को देते हैं वो तो अपनी स्वेच्छा से देते हैं। आप वहां पे किस अधिकार से घुसना चाहते हो? आपका क्या अधिकार उस जमीन पे कब्जा करके आप किसको देना चाहते हो? बताइए, आपकी मंशा क्या है? क्या करना चाहते हो उस जमीन के ऊपर में? क्या आपने कोई रोड मैप बनाया है? क्या आपने कुछ अपने ऐसा कुछ बनाया स्ट्रक्चर कि हम उस जमीन पे ये काम करने वाले हैं? ऐसा कुछ तो है नहीं आपके पास में। फिर आप क्यों, आपको अचानक नजूल की जमीन याद आ जाती है, अचानक आपको वक्फ बोर्ड की जमीन याद आ जाती है, अचानक आपको रेलवे की जमीन याद आ जाती है। वैसे भी आपने हमारे देश की जो संपत्ति है, कितनी संपत्तियां प्राइवेट के हाथों में दी हुई है, कितनी संपत्तियां प्राइवेट के हाथों में लगातार दिए जा रहे हो, कितनी पीएसयू आपने प्राइवेट के हाथों में लगातार दिए जा रहे हो, क्यों भाई? और जो बची जमीन हो आप जमीन भी दे देना चाहते हो, पीएसयू तो आपने दे ही दी बहुत सारी, ठीक है। हमारी कई सारी जो हमारी किसको कहते हैं गवर्नमेंट यूनिट तो आपने दे ही दी बहुत सारी, आप जमीन भी देना चाहते हो क्या? तो जो जमीन जहां पे है, भारतीय जनता पार्टी नहीं समाजवादी पार्टी कह रही है सैयद जफर इस्लाम की बीजेपी का नाम भारतीय जमीन पार्टी हो जाना चाहिए। और जो बात अभी कुछ देर पहले वारिस पठान भी कह रहे थे कि कुछ नहीं, नियत और मंशा जो है वो वक्फ की जमीन हड़पना, हथियाना, इसलिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। जवाब दीजिए इस आरोप पर। देखिए, सरासर बेबुनियाद बात है। इस पूरे अमेंडमेंट के बाद सिर्फ मुस्लिम समाज के गरीब जिनको बेनिफिट्स होना चाहिए था, यही संपत्ति जब 9,75,000 करोड़ की संपत्ति जब 20-30 हजार करोड़ रुपए सालाना बनाएगी तो फायदा किसको होगा? गरीब मुसलमानों को। और यहाँ क्या हो रहा है कि 200 करोड़ बना के करने का। अरे भाई तुम ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। मैंने सबको मौका दिया। सैयद जफर इस्लाम को लेकर आइए मेरे साथ।
सैयद जफर इस्लाम साहब, वारिस जल्दी भाई, से संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। बिल्कुल संक्षेप में क्यों जवाब आप दे पर रहे ये हैं? आरोप वारिस लगाया जाए भाई, कि आप लोग बताइए। वक्फ की जमीन हड़पना हथियाना चाहते हैं, इस वजह से संशोधन लेकर आ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि नहीं, आप कह रहे हैं कि साहब वक्फ बाय यूज हम मानेंगे नहीं, वक्फ बाय यूज नहीं मानेंगे, तो जो बात संसद में भी कही गई कि 200 साल पुरानी मस्जिद है, अब उस पर मस्जिद का काम किया जा रहा है, और वक्फ की जो जमीनें होती हैं उस पर मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें, क्या क्या कुछ नहीं चल रही होती हैं, तो फिर यहाँ पर नियत पर सवाल क्यों ना उठाया जाए आपके? कैसे होगा फैसला फिर? हर मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ना, हम हड़पना चाहते हैं नहीं, हड़पे हुए लोगों से, जो हड़पना चाहते हैं उनसे रोकना चाहते हैं, यही हकीकत है। अब उसमें क्या है, कुछ 200-300 लोग जो हैं वो पूरा कब्जा किए हुए हैं 9,75,000 करोड़ की, और उसमें सिर्फ 200 करोड़ की आमदनी होती है, जबकि 20-30 हजार करोड़ सालाना आमदनी होनी चाहिए, एकदम गए गुजरे हालत में, और उसका फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंचना चाहिए। अभी क्या करते हैं, एनओसी ले आओ वक्फ बोर्ड से, और उसका एनओसी देने के लिए जो बैठे रहते हैं 5-6 लोग कमिटी में, उन्होंने अपना सौदा कर लेते हैं, वो सौदा नहीं होने देंगे। अब मुस्लिम समाज का आदमी का, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को उनका फायदा होना चाहिए। धीरेन्द्र जी जो का वारिस मैं पठान जो है, एलजेपी के नेता है हमारे साथ, और धीरेन्द्र जी की जो पार्टी है वो इस बिल के समर्थन में, लेकिन साथ ही साथ धीरेन्द्र जी की पार्टी की तरफ से यह भी साफ किया गया, जो चिराग पासवान की मंशा सामने निकल कर आई कि साहब अगर इस कमेटी को भेजने की बात आए तो फिर वो होना चाहिए। धीरेन्द्र जी, यही आपकी पार्टी का स्टैंड, और सही हुआ आज कमेटी के पास रेफर कर दिया गया इस अमेंडमेंट को? रोमाना जी, ये सारे स्टेक होल्डर को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो ये फैसले लिए जा रहे हैं उससे मुस्लिम समाज को क्या फ़ायदा मिल रहा है। चूँकि हम लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों का जितना भला हो सके उतना भला हो नहीं रहा है, लेकिन जानकारी पूरी चाहिए। हर एक स्टेक होल्डर के पास अपना अगर कोई आपत्ति होगा तो वहाँ पे भी वो अपने चेयरमैन के पास उसको दर्ज कर सकेंगे। एक बार जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती हम लोगों को, तब तक से कैसे एकदम से बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उसका हक जो गुर्बत में रह रहे हैं लोग, उनको पूरा मिलना चाहिए। जितना बोर्ड के पास में संपत्ति है, हाँ। उसके हिसाब से अगर उनके गुर्बत में जी रहे हैं लोग और उनको अगर उसका नहीं मिल रहा है हक, तो ये सरकार को भी देखना चाहिए और देखना पड़ता है। अगर और ये संशोधन अगर हो रहा है तो इससे पहले 1995 में भी तो हुआ है ना। अगर इसके बाद अगर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के पास इतनी बड़ी संपत्ति जिन्होंने वक्फ किया हो, उनके औलाद को भी 2 तरह के वक्फ होते हैं, आपको तो पता ही है रोमाना जी, उनके औलाद को भी उतना नहीं जा पा रहा है। कुछ लोग वहाँ पे भी बैठ करके और उनके हक को भी लेना चाह रहे हैं और गरीब लोगों के भी हक लेना चाह रहे हैं। तो अगर उनके भलाई के लिए कुछ सरकार अच्छा सोच रही है, इस संपत्ति के लाभ में कोई और आदमी हिस्सेदार होगा, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं है। सही बात। लेकिन उनको कैसे हम लोग और बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि चीजें हमारे पास है, लेकिन अगर उसको सही रेगुलेट करके, मॉनिटर करके अगर उनके गुर्बत में रह रहे लोगों तक अगर पहुंचाई जाए, अगर बात इतनी है तो ये तो विरोध लायक बात मुझे नहीं अभी लगता है। लेकिन फिर भी हमारे पार्टी के सांसद बाकी और साथ ही साथ टीडीपी जो एनडीए में एक और सहयोगी दल है, उसने जिस तरीके का स्टैंड लिया, इसके बाद सरकार जो है वो मध्यमार्गी बनती हुई नजर आई, और वो बड़ा जो अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड कानून में सरकार लेकर आने वाली थी, उसको संशोधन जो कानून था उसको भेजा गया जॉइंट कमेटी के पास। ठीक है ना। मैं जल्दी से तस्लीम रहमानी साहब का रुख करती हूँ, लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, यहाँ पर जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से भी, मुन्ना जी भी कह रहे थे कि साहब देखिए सुधार की गुंजाइश तो है ना, ठीक है, सबके साथ सहमति बनाकर, तो फिर सुधार को लेकर आप लोगों की तरफ से क्यों सुझाव नहीं दिए जाते सर? ये आप लोग चाहते ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड और इसकी जो मनमानियां हैं, इसकी जो कारगुजारियां हैं, उस पर लगाम लगे? तस्लीम रहमानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूं कि इस बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया। मुझे उम्मीद है कि जिन चीज़ों पर एतराज़ात हैं वहाँ पर ये कमेटी उस पर संशोधन करके और दूसरा एक नया बिल पेश करेगी। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी अपोजिशन का भी, और जो एनडीए के एलाइज हैं जिन्होंने ये दबाव बनाया और जिनकी वजह से ये ज्वाइंट कमेटी के पास, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को समझा है और उसको उन्होंने मिरर आउट किया है गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट झुकी है उनकी बात के सामने। मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये
कि वीरेंद्र अमेंडमेंट की मुन्ना जी ने जरूरत हाथ है, जोड़कर इसमें आप कोई जो दो राय शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं है। उसको 1995 स्वीकार किया है अभी वाले अभी एक्ट में टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख नहीं पाएंगे इसलिए मैंने शुक्रिया। बताया। उन्होंने शुक्रिया। बाकायदा हाथ जोड़कर आप जो शुक्रिया। शुक्रिया अदा कर रहे थे उसको कबूल जी, किया शुक्रिया। है। मैंने कहा बता दूं मैं, ताकि सैयद जफर इस्लाम साहब भी सुन लें। जो मैंने पहला सवाल पूछा था ना कि नंबर की वजह से लटक गया क्या मामला, जफर इस्लाम साहब आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत तस्वीर क्लियर हो रही है। ठीक है रहमानी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। अभी आगे मैं ये कहना चाहता था, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। वक्फ में करप्शन बेतहाशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ की ज़मीनें चंद माफिया लोगों के हाथों में चली जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ की ज़मीनों पर खुद सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और जो कुछ दिया गया है, मैं पूरे वक्फ का जो बिल आया है मैं इसे खारिज पूरे तौर पर नहीं करता। 44 अमेंडमेंट में से 3 या 4 चीज़ें हैं जिन पर ऐतराज़ की गुंजाइश है, और है पूरा बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ऐतराज़ है। एक तो ये जो अभी वारिस पठान भी कह रहे थे जी, और जो वारिस पठान भी कह रहे थे और पार्लियामेंट में भी वो डिस्कशन में आए कि जो एक रिलीजियस एंडोमेंट है, तो वो जिस रिलीजियस कम्युनिटी का भी है, वो माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, उसको वही लोग मैनेज करते हैं। ये कन्वेंशन भी है और ये लॉ भी है। तो वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिम को जगह देने का प्रावधान जो किया गया है इसमें, उस पर आपने आपत्ति जताई। दूसरा पॉइंट सर जी, दूसरा पॉइंट ये कि आप जो सेक्शन 40 को बिल्कुल ही उसको अमेंड कर सकते हैं, उसे रिपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वक्फ के लोगों को कोई इख्तियार ही नहीं देना चाहते वक्फ बोर्ड को, उसको बिल्कुल बेख्तियार किए दे रहे हैं कि वो किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को कहीं क्लेम कर सके। आप उस इख्तियार को ही ख़त्म किए दे रहे हैं 40 के तहत। और तीसरा आप ये कि आप उसको जो है, मुझे अभी इस वक्त जहन में नहीं रहा, लेकिन मैं जफ़र इस्लाम साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि इसे गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रोविजन है बिल में? जरा मुझे वो प्रोविजन गिल के बता दीजिए जिसके जरिए यह मालूम हो सके कि वक्फ की प्रॉपर्टी अब गरीबों के इस्तेमाल में आएगी। आप एक डीएम को दे रहे हैं। हाँ, तीसरा ये कह रहा था कि जो इख्तियारात आपने इस बिल में दिए हैं उसका नतीजा ये होगा कि हमने देखा है 1995 के बिल के तहत भी जो कानून अभी है, इस मुरव्वत कानून के बावजूद हमने देखा है कि एक डीएम ने, अखिलेश जी ने इशारा किया, मैं वाज़े तौर पे उस बात को कह देता हूं, एक डीएम ने फैजाबाद के एक फैसला लिया, बाबरी मस्जिद वक्फ बोर्ड की जायदाद थी, उसमें एक फैसला लिया, तो 1948 में लिए गए फैसला 2019 तक इस मुल्क में इनकलाब बपा कर दिया उस डीएम के एक फैसले ने। आज 14 एकड़ जमीन कब्रिस्तान कमेटी की दिल्ली में रिंग रोड पे, आज उस पे महात्मा बुद्ध का मुजस्समा लगा हुआ है, मिलेनियम पार्क बना हुआ है। 350 प्रॉपर्टी, इसी के बावजूद 123 प्रॉपर्टी उनमें से वो है जिसपे वीएचपी का दावा है। आप ये फैला रहे भरम कि ट्रिब्यूनल के आगे कुछ नहीं है। हाई कोर्ट फैसला कर चुका है, वक्फ की जमीन है, वक्फ को दो। हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हो पा रही। 123 प्रॉपर्टी पे वीएचपी का दावा है। तो अगर ये बिल पास हो गया तो ये जो 8.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं पूरे मुल्क में, आप यकीन कीजिए रोमाना जी, अगले 6 महीने में यही वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल और खुद गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड पे डीएम के यहाँ मुकदमे करेगी और सारी प्रॉपर्टी बाबरी मस्जिद की तरह सबके हाथों से निकल जाएगी। मैं सीधी जवाब बात देंगे ना सैयद जफर इस्लाम साहब, सुन रहे हैं वो सबके पॉइंट। फिरोज बख्श साहब, यहाँ पर जो बातें कही हैं तसीम रहमानी साहब ने, जल्दी से उसका जवाब। हाँ, देखिए, मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करूँगा आपसे भी और तमाम काबिल दोस्तों से भी। मैं सिर्फ 1.25 मिनट में अपनी सारी बात कहूँगा। ये मसला क्या है, पिछले 10 साल से ये सरकार कोई भी चीज़ मुसलमानों के लिए करना चाहती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो, 370 हटाना हो, तो ये जो ऑपोजिशन के लोग हैं, हाय इस्लाम ख़त्म हो रहा है, हाय मुसलमान ख़त्म हो रहा है, इस बात जान लीजिए चलती दुनिया तक क़यामत तक ना मुसलमान ख़त्म होगा ना इस्लाम। और इससे हटके जो प्रपोजिशन ऑपोजिशन का जो फसाद है, एक बात कहना चाहूँगा, वक्फ की जो 9.5 लाख करोड़ प्रॉपर्टी है जो गुरबा, यतामा, मसाकीन, बेवाओं के लिए, मुसाफिर खानों के लिए, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए, और गरीब तलबा जो अपनी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की और मुल्क से बाहर जाके पढ़ने की, अंदर पढ़ने की जो फ़ीस चाहिए होती है, ये सारा पैसा 9.5 लाख करोड़ जो ये एकड़ ज़मीन थी वहाँ से इनको आना था, वो नहीं आ रहा। और आखिर में ये कहना चाहूँगा, सरकार जो है नया बिल ला रही है,
इसके लिए वेट एंड वॉच करें। और सरकार से अगर मोदी जी मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये बात करें जिसकी तरफ इशारा तस्लीम रहमानी साहब ने भी किया था और वारिस साहब ने भी किया था कि अल्टीमेटली जो भी नया बिल आए, ओल्ड वक्फ बोर्ड शुड बी डिसॉल्व, नए बिल के अंदर ये जो गरीब हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए ये हमारे जफ़र इस्लाम साहब को भी देखना चाहिए, मोदी साहब को भी देखना चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। और ये नहीं कि राइट जैसे यूसीसी का वो आने वाला था पर्सनल लॉ बोर्ड, दे शॉर्ट ऑफ द ब्लॉक, अरे हाय ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, अच्छी नियत रखिए, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। और आखिर में एक चीज, अगर बस एक सेकंड वो मैं कहना चाहूंगा, वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों फ्रिटर अवे हुई? वक्फ के अंदर जो ऑफिसर्स हैं और जो उनके लॉयर्स हैं, इन्होंने इस ज़मीन को बेचा, बेदरिक बेचा। अभी जफ़र इस्लाम साहब कह रहे थे कि मुकेश अंबानी का जो 5000 मीटर पे जो बना हुआ है बंगला, जो उन्होंने 21 करोड़ में ख़रीदा, जो कि 700 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इन चीज़ों पे रोक लगना चाहिए। क्या उस पर बुलडोज़र फिरेगा क्या, या फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को वापस दी जाएगी ताकि ये जो गरीब बेवाएँ हैं, मुसलमान हैं, उसके पैसे से इनका फ़ायदा हो? ये देखना चाहिए सरकार को, ये चीज़ें वापस आनी चाहिए। और ये बिल, ये जो प्रॉपर्टी है डिजिटाइज होनी चाहिए। डिजिटाइज होने से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के पास वापस आएंगी और जो हमारी बेवाएं हैं, सिंगल मदर्स हैं, गुरबा हैं, बच्चे हैं, इनका फ़ायदा होगा। ये तो देखिए, वो 2005 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आज किरण रिजिजू भी बता रहे थे, वो यूपीए के समय में जो सच्चर कमेटी बनी थी उसने भी ये कहा था। उसने कंप्यूटराइजेशन की तब बात की थी, उसने जो डेटाबेस है उसके सेंट्रलाइजेशन की बात की थी। वो तमाम जिस तरीके की सलाहें आप दे रहे हैं, ये सच्चर कमेटी 2005 में दे चुकी है। और आज जब सरकार की तरफ से ये कानून लाया गया तो सरकार ने ये कहा कि साहब कहीं ना कहीं उसी के आधार पर हम ये बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सैयद जफर इस्लाम साहब, आपने आज जब अपनी बात शुरू की इस चर्चा में, तो आपने यहाँ मुसलमानों की गिनती की। सर, आपने कहा इस डिबेट में कितने 5 आपने गिने मुसलमान, और आपने अनुराग भदौरिया को गिनकर आपने कहा चलो 5.5 हैं। वक्फ के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे तो आपने मुसलमान गिन लिए। आप मुझे बताइए कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर फिर सदस्यों में, अगर इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है मुसलमान हम यहाँ पैनल में जो मौजूद है वो समझेंगे, तो फिर सदस्यों में गैर मुस्लिम को जगह क्यों दी जा रही है? सर, इसका जवाब देंगे आप मुझे? आप खुद तो यहाँ मुसलमानों की गिनती कर रहे हैं इस मुद्दे को समझाने के लिए, और जो कानून में संशोधन लेकर आ रहे हैं उसमें आप गैर मुस्लिम लेकर आ रहे हैं। और आज मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, सदन में किस तरीके से गिनाया गया कि राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर चार धाम से लेकर तमाम जो अलग अलग ट्रस्ट हैं, उसमें कहीं पर भी किसी गैर मजहब वाले के लिए तो कोई जगह नहीं है। फिर यहां पर क्यों? ये जवाब दे दें, टिप्पणी करूंगा। दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बात को आपने रहमानी साहब को सुना, आपने फिरोज जी को सुना, ये सब लोगों ने एक ही सेंटिमेंट जाहिर की। आर्य वारिस पठान ने भी की। इतने मुखालफत के बाद भी जो उन्होंने सेंटिमेंट ये किया कि गरीबों का, मुस्लिम का फायदा होगी। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ, मुसलमानों के ही फायदे के लिए कहा जा रहा है। अगर जो रहमानी साहब कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो इन सबका दिख रहा है कि ये लोग सब कह रहे हैं कि हाँ गरीबों मुसलमानों का फायदा हो, लेकिन आपका सेंटिमेंट यहाँ पर जो आपके विरोधी हैं उन्हें किसी को गरीब मुसलमानों के फायदे वाला नजर नहीं आ रहा है। सॉरी टू से, आप शायद समझे नहीं है उनकी बात में। अब आप मुझे बताइए ना, गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को सदस्य क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। अगर एक वाइडर बोर्ड होगा, वाइडर कमेटी होगी जो इसकी देखभाल करेगी, तो जाहिर है वो फायदा उसका एक आम मुसलमानों को होगा। जो नहीं हो पाता, ये धर्म के मामलों में फिर दखल हो जाएगा ना सर। ये धर्म के मामलों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी गैर सिख को जगह दी जाए? यही तो मुद्दा है। कहा इसमें प्रॉब्लम है। अगर एक कमेटी में, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, कोई और नहीं बोल रहा है ना पैनल में। जफर साहब आइए। नहीं, कमेटी में अगर पढ़े लिखे लोग जो रिटायर्ड जज को रखा जाएगा तो क्या नुकसान होगा? उससे फायदा ही नहीं। आप कोर्ट में किसके पास जाते हैं? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं मुसलमान काबिल नहीं है, मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, मुसलमान इस लायक नहीं है? नहीं, ऐसा कहा मैंने। गैर मुस्लिम को आप कह रहे हैं ना कि अच्छा है, उनको लाने से फायदा होगा। मैं तो यही जानना चाह रही हूँ सर। मैं तो कह रहा हूँ कि रिटायर्ड जज अगर मुस्लिम हो या कोई हो, अगर आपको लीगल नहीं, इसमें तो बाकायदा गैर मुस्लिम जोड़ा गया है ना, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। और इसको लेकर सबने आपत्ति जताई जो इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे वक्त का। अब वक्त का ऑब्जेक्टिव है कि इस पैसे जिसने भी वक्त किया है वो गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, जैसा फिरोज जी भी कह रहे। तो सर, लेकिन अगर ये जो अमेंडमेंट आप लेकर आ रहे हैं इसमें ये भी बता दीजिए क्या प्रावधान है जिससे गरीब मुसलमान महिलाओं बच्चों को फायदा मिलेगा? उसका कौन सा प्रावधान रखा गया है? अगर मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाएगा तो वक्फ का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है?
तो यहाँ तो वक्फ का तस्लीम रहमानी objective साहब क्या ने कहा कि जो वक्फ की जमीनें हैं वही हमारे हाथ से निकल जाएंगी, इसका क्या जवाब है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो इस तरह से स्पेकुलेट करने के बाद ये तो अपने speculation घर के बारे में ये स्पेकुलेशन। मैं कह रहा हूँ वक्फ की प्रॉपर्टी का वक्फ के एक बार वक्फ किया तो किस पर्पज से किया आपने? चलो सर, समय मेरे पास आज बहुत कम है सर, लेकिन यहाँ पर इतने सवाल और सरकार इस समय इन सवालों में ऐसे घिरी, और खासतौर से जो सहयोगी उन्होंने ऐसा जोर दिखाया कि आखिरकार ये वक्फ संशोधन बिल जो सरकार को लोकसभा में जॉइंट कमेटी के पास रेफर करना पड़ा, मतलब फिलहाल तो सदन में लटक गया ये बिल। स्मृति ईरानी बीजेपी की नेता हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने तमाम बड़े मुद्दों पर। सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को आज जेपीसी को भेज दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो इनके समय में ही ये बिल बना था। मैडम, देर से प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में संशोधन बिल, लेकिन आज उसे जेपीसी में भेज दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये बिल उन तमाम मुसलमानों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जो वाकई वक्फ बोर्ड से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उम्मीद के साथ इस उम्मीद बिल को प्रस्तुत किया गया आज, और नरेंद्र मोदी उम्मीदों पे खरे उतरे, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा तो विपक्ष तो स्तब्ध था, क्योंकि सभी सवालों के जवाब आज सरकार ने दे दिए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। सबका साथ सबका विकास तो ठीक, लेकिन सबकी आवाज़ भी हो, इसलिए उन्होंने आज उनकी सरकार ने जेपीसी को ये प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों पर अपनी कुछ भ्रांतियाँ फैलाने के लिए अपना विरोध प्रदर्शित किया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि सरासर गलत है। 2-3 उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। विपक्ष कहता है कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। अब आप हिंदू हों या मुसलमान, आपकी जायदाद आपकी है या नहीं, इसकी पुष्टि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। जो आज प्रावधान प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, उसमें उस रेवेन्यू ऑफिसर के रोल को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। अब नीरज जी, कई बार हमने देखा है कि वक्फ में कई लोग वक्फ बाय यूज़र, जो बहुत लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं हैं, कि मान लीजिए फ़लाँ व्यक्ति ने कहीं नमाज अता की, तो उन्होंने कह दिया कि जी फ़लाँ जगह पे आज से 500 साल पहले कोई नमाज अता करते थे, तो अब ये ज़मीन आज चाहे किसी की भी हो, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में किया जाता था तो अब ये वक्फ डिक्लेयर हो जाती। तो पिछला जो एक्ट था कांग्रेस की सरकार का, उसमें अगर कोई न्याय संगत जुडिशरी को अप्रोच भी करना चाहे तो प्रावधान नहीं था। आज जो प्रस्तुत किया सरकार ने उम्मीद एक्ट, उसके अंतर्गत कम से कम अब हम इक्वली अंडर लॉ अपनी जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, महिलाओं के बारे में विशेष बात हुई है। एक महिला अगर वक्फ बोर्ड से वंचित की जाती कि वो अपनी पारिवारिक संपत्ति से उसको बेदखल बोर्ड या मुतवली कर देता, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था कानूनी कि उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिले। आज जो सरकार ने प्रस्तुत किया है हमारी पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत महिलाओं के इन राइट्स को, इन अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। कई ऐसे बोर्ड्स के बारे में मीडिया में कई बार खबरें आई हैं कि मुतवली, जिसको सरल भाषा में अगर हम बोलें मैनेजर, जो आपकी मैनेज करता है वक्फ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर कब्रिस्तान हो, ज़मीनें मुतवली बेच रहा है ब्लैक में, कैश में, और जिसकी है संपत्ति उसको ही पता नहीं है। तो आज जो प्रावधान प्रस्तुत किया गया, उसमें इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। इसका मुझे लगता है विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि मस्जिदें, मीनारें, दरगाह, कब्रिस्तान ऐसे ही बिक जाएं इस देश में? जिनका अधिकार है उनके अधिकारों का हनन हो जाए, ये तो मुझे निश्चित रूप से लगता है विपक्ष नहीं चाहेगा। एक बोर्ड के बारे में विशेष चौंका देने वाली खबर है कि उनकी वेबसाइट पे आज भी अगर आप जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि वो निकाह भी कराते हैं, खुला भी कराते हैं, तलाक भी दिलवाते हैं। तो ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ उसके बाद इस मीडिया एजेंसी, जो भाजपा समर्थक नहीं है, तो आप इसको गोदी मीडिया नहीं कह सकते, इन्होंने लिटरली एक रिपोर्ट की कि कैसे अब कुछ महिलाएं दर बदर भटक रही हैं कि बोर्ड ने खुला दे दिया, हमसे पूछा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि न्याय संगत स्टेक होल्डर्स के साथ पूरी चर्चा करने के बाद आज जब हमने देखा इसको सदन में आते हुए, मेरे लिए तो ये गर्व की बात थी, और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री को मैं विशेष अभिनंदन और आभार देना चाहूँगी।
जब आप माइनॉरिटी मिनिस्टर थी तो मैं देखता कई बार आपने कंसल्टेशन मीटिंग्स बुलाई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के आपने बातचीत की। किस तरह से समस्याएं आपने देखी कि वाकई वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं ऐसी गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको मुस्लिम समाज में 2 समाजों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। दाऊदी बोहरा समाज है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनकी ज़मीनें बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी वक्फ बिना उनकी मर्ज़ी के। वो दरबदर भटकते रहे, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे कि देखिए, अगर मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए बोहरा कम्युनिटी में कोई लैंड या ट्रस्ट बनाता हूँ, उस पर बोर्ड का कब्ज़ा नहीं हो सकता। तो वो अपनी संपत्ति अपने समाज के लिए वापस लेने के लिए वर्षों वर्ष तक कोर्ट में बोर्ड से लड़ते रहे, क्योंकि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उनको न्याय मिले, इसलिए वो न्याय नहीं पा रहे थे। अहमदिया कम्युनिटी के बारे में शायद आपने भी इस न्यूज़ को एक बार कवर किया था। आंध्र प्रदेश में बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। अब बोर्ड के पास वो हक ही नहीं था कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है वो डिक्लेयर करने का। और नीरज जी, पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में भी जितने संशोधन किए या उससे पहले के जितने आप आज संशोधनों पे चर्चा हाउस में सुन रहे थे, अब वक्फ बनाने का अधिकार मुस्लिम को हो सकता है। या आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगी, लेकिन बाकी धर्मों के लोगों को भी वक्फ बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है? जो इस्लाम धर्म नहीं मानते वो वक्फ कैसे बना सकते हैं? तो ऐसी कई गैप्स थी जिसको हमारी सरकार ने एड्रेस किया है।